हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भारत रोजगार स्टडी में। आज हम लोग यूपी SSS, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पुलिस, यूपी SI, यूपी RO, ARO, टेट, सीटेट की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी की तैयारी चैप्टर वाइज पूरी मेहनत और लगन के साथ स्टार्ट करेंगे। पूरी हिंदी को गहनता से डीपली पढ़ेंगे जिससे कि एक भी प्रश्न न छूटे। आज पहला वीडियो हिंदी वर्णमाला का होगा। स्टार्ट करते हैं। किसी भी विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक कॉमन भाषा की आवश्यकता होती है, जैसे हम लोगों की भाषा हिंदी है। और किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से वर्ड या अक्षर होती है। नोट करना, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से वर्ण या अक्षर होती है, लेकिन सबसे छोटी इकाई जो मौखिक रूप से होती है वो ध्वनि होती है। यह प्रश्न अक्सर पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये बार रिपीट कराया था, इसको नोट रखना है। इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन रहा है कि वर्णों के समूह को, दूसरा ऑप्शन रहता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ऐसा नहीं है कि गा पहले आ गया, का बाद में आ गया, फिर खा पीछे चला गया, इस तरीके से उल्टा सीधा हो रहे, तो वो वर्णमाला वो नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। ये सारा मैं जो भी बता रहा हूँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, एक एक बात आपको नोट रखनी है। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो मेरा वादा है कुछ भी कहीं भी एग्ज़ाम मिस नहीं होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। पूरे एग्ज़ाम में आप पूरे नंबर लेके आओगे, याद रखना। वर्णमाला को पारंपरिक रूप से 2 भागों में विभाजित भी किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। अगर स्वरों में 2 अयोगवाह भी जोड़ दिए जाएं तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। अर्थात कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, लेकिन उच्चारण के अनुरूप और लेखन के अनुरूप कितनी है? 13 है। 13 कैसे? देखो, अगर अंग और आहा जो होते हैं, इन्हें उच्चारण के हिसाब से स्वर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नाक का स्वर, नाक से बोले जाते हैं और ये थोड़ा ऐसा लगते हैं व्यंजन की तरह से लगते हैं, इसलिए इनको उच्चारण के अनुरूप तो स्वर नहीं बोला जाता, लेकिन ये मात्रा रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको लेखन रूप में स्वर माना गया है। अगर ये प्रश्न आता है कुल स्वरों की संख्या, अगर उसमें ऑप्शन 11 दिया है, 13 भी दिया है, तो वहाँ आपको 11 ही टिक करना है। अगर लेखन के अनुरूप आता है तो वहाँ 13 टिक करना होगा। अब व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन 33 माने गए हैं। ऑप्शन में ऐसे ही आता है व्यंजनों की संख्या, तो वहाँ 33 ही रहता है और 33 ही आपको लगाना होगा। अब अगर इसमें उच्छिष्ट और संयुक्त व्यंजन 2 और 4 ये भी जोड़ लिए जाएं तब संख्या बढ़ जाती है, लेकिन आपको हमेशा 33 पे ही टिक करना है, क्योंकि ये जो व्यंजन है ये या तो दूसरी भाषाओं से बाद में आए हैं या फिर ये इन्हीं व्यंजनों से मिलके बने हुए हैं, इसलिए इनको व्यंजनों से अलग रखा गया है, लेकिन होते ये भी व्यंजन ही हैं। स्पर्श जो व्यंजनों में, जो 33 व्यंजनों में कौन कौन शामिल है? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, जैसे कि वर्गीय व्यंजन क, ख, ग, घ, ये क, च, ट, तप, ये 5 वर्ग होते हैं। हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं या फिर स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें मैं आगे डीपली समझाऊंगा, अभी मैं केवल इसका एक आपको ट्रेलर सा दिखा रहा हूँ। इसके अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यर, लव। इसके अलावा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, जो होते हैं स, श, स, ह। आगे चलते हैं। 11 स्वर ये अब लिखा हुआ है। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, ओ। 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और अंगः। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंगः को विसर्ग। ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 33 व्यंजन है ये, जिसमें कि अंतस्थ व्यंजन य, र, लव, इनकी संख्या 4 है। उसमें संघर्षी व्यंजन स, श, श, ह, 4, इनकी भी संख्या है।
स्पर्श वर्गीय व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 वर्ण हैं और ऊपर वाले 8, इनको मिला के यही पारंपरिक रूप से व्यंजन माने गए हैं। इसके अलावा द्विगुण या आगत या फिर उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। ये ढ और ढ हैं, ये इनका यूज कभी भी पहले नहीं किया जाता है, इनका यूज हमेशा बीच में या बाद में किया जाता है। जिस तरीके से मैंने लिख रखा है सड़क, सड़क, गढ़वाल, ये लिखा है ना, ये कौन से उच्छिष्ट व्यंजन हैं, इनमें यही अंतर होता है, ये अलग अलग वर्ड होते हैं। ये क्या है कि दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे कि तुर्की भाषा से आए हुए हैं, तुर्की से अरबी में आए, अरबी से फिर फारसी में आए, फारसी से फिर हिंदी में आए हैं, तो इसलिए इनको बाहरी शब्द माना जाता है, इसलिए इनको व्यंजन में काउंट, अपनी हिंदी व्यंजन में काउंट नहीं किया जाता, वैसे ये होते व्यंजन ही हैं। और अपना ये जो ड और ढा पहले वाला है, जैसे डमरू और ढोलक, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, क्योंकि ये दूसरे व्यंजनों से मिलके बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है और इनको उन व्यंजनों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन ये पूरा गिनती को पूरा करने के लिए इन्हें गिना जाता है। स्वरों का वर्गीकरण, अब ये तो एक मतलब पहले थोड़ा सा बताना था चीज़ों के बारे में, अब स्वरों का वर्गीकरण अब स्टार्ट करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? मात्रा के आधार पर किया गया है। मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भाग हैं, लघु, ह्रस्व या मूल, जिसको एक ही लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन, लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, रे, 4 संख्या है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या जिनकी मात्रा 1 होती है, उन्हें क्या कहते हैं? लघु स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनकी संख्या 7 है, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात जिनकी मात्रा 2 है। ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इसके अलावा होता है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे अगर बोलते हैं ओम, तो उसमें जो खींचते हैं ना शब्दों को, तो उसमें जो बीच में जो आता है वो होता है ओम, इसकी मात्रा 3 होती है। जब कभी चौपाई वगैरह या दोहा वगैरह होते हैं तो उनको चेक करने के लिए उसकी मात्रा का जब वर्णन करते हैं तो ऐसे शब्दों में उसकी मात्रा 3 लग जाती है। अब दूसरा विभाजन है मुख के हिसाब से, मुख द्वार खुलने के आधार पर। इस आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे? समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। समृत स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का स्थान जो होता है तालु के सबसे निकट होता है। जीभ का स्थान क्या होता है? तालु के सबसे निकट, क्योंकि तालु से अगर जीभ छू जाती है तो वो फिर व्यंजन हो जाता है, वो स्वर नहीं रहता। तो जब इसमें क्या होता है कि जीभ सबसे ज़्यादा निकट तक पहुंच जाती है, छूती नहीं है। जैसे ई और ऊ आप बोलने का प्रयास करो, आप देखेंगे कि जीभ आपकी तालु के काफ़ी नज़दीक ऊपर तक जा रही होगी। ई, ऊ। अर्ध समृत स्वर, इनमें जीभ समृत से कम तालु के निकट पहुंचती है। आप ई और ऊ बोलने का प्रयास करो, आपको सब महसूस हो जाएगा। और ये एक एक चीज़ आपको याद कर लेनी है। अब जो मैंने नंबर लिखे हैं ना कि ये 2 हैं, ये 2 हैं, इस तरीके से प्रश्न भी आ जाता है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को नोट कर दिया है। विवृत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में जीभ तालु से सबसे दूर प्रतिस्थापित हो जाती है। आप देखो, आ बोलते हो जब, तब आपका तालु जो होता है मुंह ऊपर की तरफ उठ जाता है, तालु वाला भाग ऊपर वाला, और इसमें जीभ जो है वो नीचे की तरफ आती है। अब बोलने का प्रयास करो, आपको स्वतः सब कुछ पता चल जाएगा। आ, ए, ओ, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में जीभ विवृत की अपेक्षा तालु से कम दूर रहती है, यानी जीभ थोड़ी सी
पहले से थोड़ी सी ऊपर रहती है। कौन कौन से? अ, ए, ओ, औ जो है ये, इसको आगत स्वर भी कहा जाता है। इसको नोट कर लेना है, अक्सर प्रश्न ये आ जाता है, आगत स्वर कौन सा है निम्न में से? तो ये औ है, औ। जीवा की स्थिति के आधार पर भी विभाजन किया गया है स्वरों का। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन से हैं? ई, ए। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है। अब ई और ए को बोलने का प्रयास करेंगे तो अब आप पाएंगे ई, ए। आप जीभ देख रहे हैं, आपका आगे का भाग जो है जीभ का, वो दांतों में लग रहा है, दांतों में या मसूड़ों के पास लग रहा है। इसलिए यह जीवा की स्थिति के आधार पर इसका विभाजन अग्रस्वर में है। मध्य स्वर कौन सा होता है? इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि आपका जो बीच से मुंह का जो है बीच का भाग है, वहां से ध्वनि निकल रही है। अब देखो ऐसा लगता है। पश्च स्वर, जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। आ, उ, ऐसा लगता है कि ध्वनि जो है वो अंदर से निकल के आ रही है, जीभ के पीछे से निकल कर आ, उ, ओ, है ना, ऐसा पता चलता है। ओष्ठ के आधार पर वृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ ओठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है। ये वर्ड कौन कौन से हैं? उ, ओ। इनकी संख्या भी 4 है। अवृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, ए। इनकी संख्या 6 है। इन स्वरों के उच्चारण में ओठों की आकृति वृत्ताकार नहीं बनती। आगे चलते हैं। 5वां होता है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिक स्वर होते हैं, निरानुनासिक स्वर होते हैं। इनके अनुनासिक स्वर में क्या होता है? इनके उच्चारण में हवा मुंह प्लस नाक से निकलती है। जैसे अंग, मुंह से भी हवा निकलती है, नाक से भी निकलती है। इनकी संख्या 1 है। निरानुनासिक स्वर कौन से हैं? इनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है और बाकी सारे सभी स्वर जो हैं वो निरानुनासिक स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वर में ये अंग नहीं, सिर्फ अंग ही नहीं, अंगा भी है। ओके, ये 2 है इनकी संख्या, ये मिस्टेक से हो गया है सही कर लेना। अयोगवाह या अनुनासिक स्वर अंग और अंगा को कहा जाता है। आगत स्वर अ होता है। ये नोट करने वाली बात है, ये मैंने इसलिए नोट करा दिया है नीचे, क्योंकि ये प्रश्न में अक्सर पूछ लेते हैं। अब स्वर खत्म हो गया, अब व्यंजन पे आते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। यदि द्विगुण यानी उच्छिप्त ढ और ढ को भी जोड़ दिया जाए तो संख्या 35 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को कई भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जैसे कंठ से निकलता है क वर्ग, क, ख, ग, घ। आप इसे बोलने का प्रयास करो तो ऐसा लगता है कि हमारे कंठ पे जोर पड़ता है। क, ख, ग, घ। बोलने का प्रयास करो, आपको पता चलेगा कहाँ जोर पड़ता है, कंठ पे। तालु, अब देखो च, छ, ज, झ, जब आप बोलेंगे च, छ, ज, झ, तो आप देखो कि आपकी जो है जीभ जो है वो तालु पे रगड़ रही है ना। च, छ, ज, झ। मूर्धन्य ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ। आप जब देखेंगे तो आपकी जो है मसूड़ा जो होता है ना, दांतों से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ आपकी जीभ टक्कर मारती है। देखो ट, ठ, ड, ढ, इसे मूर्धन्य कहते हैं। दंत्य त, थ, इसमें देखो आपकी जीभ जो है वो दांतों में टक्कर मार रही है। देखो त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? प वर्ग पूरा ओष्ठ होता है, प, फ, ब, भ। इसमें सिर्फ आपके ओठों का रोल होता है।
ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। अगर इनमें आगत वर्ण जो है उच्छिप्त बोलते हैं इनको, झ और ढ भी जोड़ ले जाएं तो 27 हो जाती है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के मध्य स्थित हो, उन्हें हम य र ल व कहते हैं। य र ल व को क्या अर्धस्वर का माना जाता है? इन्हें पूर्ण व्यंजन नहीं माना गया है। जैसे या जो है वो स्वरों से मिलके बना है, जैसे कि ई प्लस आ यही माना गया है ना। तो ये इसलिए इसको पूर्ण स्वर नहीं माना गया है, पूर्ण व्यंजन नहीं माना गया है। या र ल को र और ल जो है ये संस्कृत के स्वर हैं, अर्धस्वर हैं, और या और व है वो हिंदी के। तो या र ल जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? इनके उच्चारण वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ कर निकलती है और ऊष्मा पैदा करती है। जब आप स श श ह बोलते हैं तो आप देखते हैं कि आपके मुंह में जो वायु है जो है वो बड़ा घर्षण करके निकलती है, बड़ा रगड़ती है। इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। इनकी संख्या भी 4 है। जैसे आप देख रहे हैं क प्लस श मिलके बना है छ, त प्लस र मिलके बना है त्र। ये व्यंजन किन्हीं 2 व्यंजनों के योग से बने हैं। अब आते हैं पार्श्विक व्यंजन। इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और वायु जीभ के अगल बगल से बाहर निकल जाती है। पार्श्विक व्यंजन एक है ल। आप बोलने का प्रयास करो ल। ल जब आप बोलते हैं ल तो आपके जो है आपका अगला भाग जो है जीभ का वो तो तालु को छूता है, लेकिन उसके अलावा जो है आपके जीभ के अगल बगल से हवा निकल जाती है। अब बोलो ला, ऐसा होता है ना, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोला गया है, क्योंकि पार्श्व से हवा निकल जाती है। ये याद रखना है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ हर एक एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आया हुआ है उसी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। लुंठित व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन कौन सा होता है? ऐसा व्यंजन जो उच्चारण करते समय जीभ का तालु पर कई बार टक्कर के साथ उच्चारित होता है, जैसे र। आप र बोलेंगे तो आपको आपकी जीभ प्रकंपित होती है, देखो र होती है ना। इसलिए उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, जिन्हें उच्छिप्त व्यंजन को मतलब आगत व्यंजन यानी दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, या फिर उच्छिप्त व्यंजन और आगत व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं ये? झ, ढ। इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के बीच में या फिर बाद में किया जाता है। इनसे किसी शब्द का स्टार्टिंग नहीं हो सकती। जैसे डमरू होता है ना, डमरू में ये वाला डा इस्तेमाल नहीं होता। ढोलक में ये वाला ढा इस्तेमाल नहीं होता। स्वतंत्र स्वर यंत्रीय व्यंजन, इनके उच्चारण में कंठ के भीतर से ध्वनि उच्चारित होती है। जैसे हा, आप जब हा बोलते हैं हा तो अंदर से आवाज आती है ना, कंठ के भीतर से, इसलिए स्वर तंत्रीय व्यंजन कहा जाता है। नासिक व्यंजन या फिर पंचमाक्षर, इनमें नाक से ध्वनि उच्चारित होती है। जैसे अंगा, अया, अणा, न, म। इनकी संख्या 5 है। संघर्ष विहीन या अर्धस्वर व्यंजन, इनके उच्चारण हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल आती है। ये है या व। वैसे तो रा और ल भी है, लेकिन वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, के अक्षर हैं, इसलिए उनको यहाँ नहीं माना गया है। या व जो है संघर्षहीन या फिर अर्धस्वरीय व्यंजन हिंदी भाषा के होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? इनके उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है एवं बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। ये होते हैं च, छ, ज, झ। ये 4 वर्ण हैं। इसी प्रकार से हमारा ये वीडियो आज का खत्म होता है। अब आगे जो बचा है घोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण
और उच्चारण के हिसाब से वर्णों का क्रम जो है वो सारा अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा। वो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसके साथ साथ वो वीडियो भी देखना होगा। फिर इसके अलावा जब बचेगा तब एक वीडियो और डालूंगा इसी वर्णमाला का। वो क्या होगा, वो प्रैक्टिस सेट होगा, जिससे कि जो आपको ने पढ़ा है उसका पूरा मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट में अगर कुछ रह गया हो जो आपको लग रहा हो कि आपने ये नहीं बताया है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।